पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक नए सेना रॉकेट फोर्स कमांड के गठन की घोषणा की, जो बड़ी खबर है। चाइना की मदद से पाकिस्तान बना रहा है एक नए प्रकार की आर्मी, एक ऐसी आर्मी जिसे केवल युद्ध के लिए तैयार किया जाता है और ये आर्मी अभी तक केवल वर्ल्ड के 8 देशों के पास में मौजूद है। अगर ये आर्मी को बनाने में पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो वर्ल्ड का 9वां देश बन जाएगा और ये आर्मी बनने के बाद में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो युद्ध की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। और ये बात कही गई है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के द्वारा 14 अगस्त को अपने भाषण के दौरान। ये कहा गया है कि जैसे ही इस आर्मी को हम तैयार करेंगे उसके बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो हम भारत को एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि भारत की आने वाली पीढ़ियां भी इस बात को याद रखने वाली। मैं अपने वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा कि इस नए कमांड का पाकिस्तान की सेना द्वारा भारत के साथ युद्ध में किस प्रकार से सर्वोत्तम और प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह नया कमांड पीएलए रॉकेट फोर्स से प्रेरित है। इसलिए पीएलए रॉकेट फोर्स की तरह मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के पास आज जो भी भूमि आधारित मिसाइलें हैं, चाहे वे पारंपरिक हों या परमाणु, और भविष्य में जो भी मिसाइलें उसे मिलेंगी जिनमें पीएलए से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं, वे सभी इस कमांड के अधीन आ जाएंगी। दूसरे शब्दों में, वर्तमान में पाकिस्तान सेना के पास अपनी रणनीतिक बल कमान है जिसके अंतर्गत इसकी परमाणु सक्षम मिसाइलें आती हैं। मेरे आकलन में वह संगठन इस कमान के साथ विलय कर जाएगा। तो पहला सवाल यह है कि इस कमांड की आवश्यकता क्यों थी। अब आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने एक मोर्चे पर सुदृढ़ और संगठित युद्ध का सामना किया। दूसरे शब्दों में, यह पाकिस्तानी सेना का सामना नहीं कर रहा था, बल्कि एक ऐसी पाकिस्तानी सेना का सामना कर रहा था जिसे पीएलए की गैर गतिज क्षमताओं द्वारा पूरी तरह से समर्थन प्राप्त था, बिना पीएलए के अपनी भूमिका दिखाए। ऑपरेशन सिंदूर के परिणामों को ध्यान में रखते हुए दोनों सेनाएं, पीएलए और पाकिस्तान की सेना, संभवतः एक दूसरे के साथ विचार विमर्श कर रही होंगी और अब ऐसा प्रतीत होता है कि चीन ने पाकिस्तान की सेना को क्षेत्र में प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में उभरने के लिए पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये कैसे होगा, मैं अब समझाऊंगा। इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, युद्ध की कुछ बुनियादी बातें हैं जिन्हें सभी को समझना चाहिए। अब आप देखिए, कोई भी युद्ध 3 स्तरों पर लड़ा जाता है। सबसे निचला स्तर युद्ध का सामरिक स्तर कहलाता है। इसी स्थान पर युद्ध होते हैं, यहीं पर क्षय होता है और यहीं पर संसाधनों की गणना अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। फिर अगला स्तर, उच्च स्तर युद्ध का मध्यवर्ती स्तर है, जिसे युद्ध का संचालन स्तर कहा जाता है। यह स्तर युद्ध क्षेत्र में चल रही सभी लड़ाइयों के कुल योग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और यह युद्ध का यह स्तर, मध्यवर्ती स्तर, जो युद्ध या अभियान के परिणाम को निर्धारित करेगा, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध का सबसे उच्च स्तर वह होता है जिसे रणनीतिक स्तर कहा जाता है, जहां किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। अब जब हम वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंधों को देखते हैं तो युद्ध के रणनीतिक स्तर पर भारतीय पक्ष में 3 प्रमुख गतिविधियां हो रही होंगी। एक यह है कि राजनीतिक नेतृत्व और सैन्य नेतृत्व युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान वे निरंतर एक दूसरे के संपर्क में बने रहेंगे। दूसरी गतिविधि यह होगी कि दोनों राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व युद्ध के लिए नियमित रूप से क्षमताओं की आपूर्ति की तलाश करेंगे ताकि युद्ध की तीव्रता को बढ़ाया जा सके। और तीसरा यह है कि चूंकि भारत और पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, इसलिए यह निर्णय इसी स्तर पर लिया जाएगा कि परमाणु हथियारों का उपयोग कब और कैसे किया जाए। युद्ध के रणनीतिक स्तर पर बहुत सारी बड़ी गतिविधियां चल रही हैं। अब जब आप दोनों की तुलना करते हैं, पाकिस्तान और भारतीय पक्ष की, तो आपको एहसास होता है कि पाकिस्तान में ये सारी गतिविधियां एक ही व्यक्ति, सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर द्वारा तय होंगी। इसका मतलब है कि युद्ध के रणनीतिक स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया भारतीय पक्ष की तुलना में बहुत तेज होगी। और जिन 3 स्तरों के युद्धों के बारे में मैंने बात की, वे अलग थलग नहीं हैं, वे सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान की ओर से रणनीतिक स्तर पर तेजी से निर्णय लिया जाता है तो इसका संचालन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जहां जैसा कि मैंने कहा युद्ध का परिणाम निर्धारित होता है। युद्ध के संचालन स्तर की बात। अब हम युद्ध के संचालन स्तर की बात करें। ऑपरेशन सुंदर में हमने यह देखा कि पाकिस्तान वायुसेना ने युद्ध के संचालन स्तर पर अपनी क्षमताओं का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। पाकिस्तान वायुसेना युद्ध के सामरिक स्तर पर नहीं गई, जहां एकल मुकाबले वाले डॉग फाइट्स होते हैं। इसके बजाय उन्होंने बीबीआरएस का उपयोग किया, जो डिजिटल इकोसिस्टम द्वारा समर्थित था और जिसे वे बहुडोमेन संचालन की नई युद्ध अवधारणा कहते हैं। तो वे युद्ध के संचालन के स्तर पर कार्य कर रहे थे। अब जो नया कमांड स्थापित किया गया है वह भी युद्ध के संचालन के स्तर पर कार्य करेगा। और इसका मुख्य कारण यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बात स्पष्ट हो गई थी कि युद्ध के मैदान में दोनों पक्षों के लिए कोई पीछे या आगे का मोर्चा नहीं रहेगा। मिसाइलें किसी भी स्थान पर जा सकती हैं, इसलिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि वे युद्ध के संचालन स्तर पर प्रभावी रूप से कार्य करें, और यही महत्वपूर्ण कार्य यह कमांड करेगी। दूसरे शब्दों में, भारत के साथ अगले युद्ध में पाकिस्तान की ओर से हम देखेंगे कि पाकिस्तान वायुसेना और सेना की यह नई कमान दोनों युद्ध के संचालन स्तर पर कार्य करेंगे, जहां युद्ध का परिणाम निर्धारित होता है। और उन्हें चीन की बेइडो नेविगेशन प्रणाली उपग्रह नक्षत्र द्वारा पूरी तरह से समर्थन प्राप्त होगा, जो 24 घंटे स्थिति की व्यापक और गहन जागरूकता प्रदान करेगा, और यह पाकिस्तान की मिसाइलों को सटीक निशानेबाजी में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगा। और किसी भी परिस्थिति में हम यह जानते हैं कि पाकिस्तान के सभी सैन्य मुख्यालय सुरक्षित फाइबर ऑप्टिक केबल्स के माध्यम से नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, और इसलिए पाकिस्तान वायुसेना और इस नए कमांड के बीच निरंतर संवाद संभव होगा, जिन्हें किसी भी परिस्थिति में पूरी तस्वीर और स्थिति की व्यापक और गहन जागरूकता होगी कि क्या हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो वायु श्रेष्ठता स्थापित करने या सीमित वायु श्रेष्ठता स्थापित करने का संपूर्ण कार्य अब इन दोनों के द्वारा किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान वायुसेना और यह नया कमांड है, जो युद्ध संचालन के स्तर पर सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। इसलिए जब यह पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा, तब हम जनरल मुख्यालय या पाकिस्तान की सेना के अधीन इन सभी संगठनों को देखेंगे, जिनके बारे में हम यह जानते हैं कि इसे स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के नाम से पहचाना जाता है। अब यह वह संगठन है जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और उनके चारों ओर की सभी गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। यह सभी कार्य एसपीडी के अंतर्गत आते हैं, जिसका नेतृत्व एक 3 सितारा रैंक वाले सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा किया जाता है। और फिर हमारे पास यह नया कमांड होगा, जिसे अब फिर से एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक अधिकारी द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, और जो जनरल मुख्यालय को रिपोर्ट करता है। इसके बाद आईएसआई का जिक्र होता है। अब आईएसआई को फिर से लेफ्टिनेंट जनरल अध्यक्षता कर रहे हैं, और मौजूदा आईएसआई प्रमुख पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। तो फिर हमारे पास महानिदेशक सैन्य संचालन भी मौजूद हैं। वह भी सेना के प्रमुख जनरल मुख्यालय को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी भूमिका सामरिक स्तर पर होगी, क्योंकि वह संपर्क रेखा के लिए जिम्मेदार होंगे, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की पहली रेखा है, और इसीलिए मेरे आकलन में उनके अधीन जो होगा वह रॉकेट्स होंगे, जो मुख्यतः अनगाइडेड रॉकेट्स और तोपखाना होंगे। तो यही उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। जैसा कि मैंने कहा, डीजीएमओ की भूमिका वास्तव में सामरिक होगी, जो शत्रु क्षेत्र पर कब्जा करने की होगी। एक बार जब वे 2 संगठन, जिनके बारे में मैंने बात की, एक सेवा और एक संगठन, सीमित वायु श्रेष्ठता स्थापित करने में सक्षम हो जाते हैं, मेरे आकलन में यही तरीका है जिससे यह चलेगा। अब सवाल उठाए गए हैं कि यह नया कमांड पाकिस्तान के राष्ट्रीय कमांड प्राधिकरण के अधीन होगा या यह सेना मुख्यालय के अधीन होगा। अब मेरे आकलन में पाकिस्तान की राष्ट्रीय कमांड प्राधिकरण ज्यादातर काल्पनिक है। क्यों? मैं इसे थोड़ी देर में समझाऊंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह सब पूरी तरह से सेना मुख्यालय के अधीन होगा। इसके 4 मुख्य कारण हैं जो मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा।
एक यह कारण है कि पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल जहांगीर करामत ने अक्टूबर 2003 में मेरी पत्रिका फोर्स मैगजीन में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि परमाणु सक्षम डिलीवरी सिस्टम का विभाजन पाकिस्तान की सीमित संपत्तियों, जो कि परमाणु संपत्तियों को संदर्भित करता है, को असुरक्षित बना देगा। इसका तात्पर्य यह है कि परमाणु कोर को परमाणु सक्षम मिसाइलों के अत्यधिक निकट रखा जाना चाहिए, इन्हें अलग नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में वह कह रहे थे कि एसपीडी रणनीतिक योजनाएं प्रभाग और उस समय की सेना रणनीतिक बल कमान को एक साथ होना चाहिए, और यही संरचना आज भी मौजूद है। वे जनरल मुख्यालय के आदेश और नियंत्रण के अधीन हैं और राष्ट्रीय कमांड प्राधिकरण के अधीन हैं, जो उन्हें संचालित करता है, और उन्हें संयुक्त प्रमुखों की समिति द्वारा प्रबंधित या प्रशासित किया जाता है। मुख्य बात यह है कि वे जीएचक्यू के कमान और नियंत्रण के अधीन हैं। दूसरा कारण यह महत्वपूर्ण था क्योंकि जनरल मुख्यालय या पाकिस्तान सेना प्रमुख अपनी ताकत पाकिस्तान के इन परमाणु हथियारों से प्राप्त करते हैं, और इसलिए प्रमुख इन्हें किसी अन्य संगठन के साथ साझा नहीं करना चाहेंगे। इसलिए हम यह जानते हैं कि पाकिस्तान में वायुसेना और नौसेना की अन्य दो स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड के पास जो कुछ है वे केवल वेक्टर हैं। उनके पास परमाणु हथियार या कोर नहीं है। इसी प्रकार हम यह भी अवगत हैं कि जब भारत ने 2004 में अपनी कोल्ड स्टार्ट्स डॉक्ट्रिन की घोषणा की थी, तब उसके पश्चात पाकिस्तान ने यह घोषणा की कि अब उसके पास उस डॉक्ट्रिन का सामना करने के लिए सामरिक परमाणु हथियार उपलब्ध हैं। लेकिन वे सामरिक परमाणु हथियार कभी क्षेत्रीय कमांडरों को नहीं सौंपे गए थे और न ही सौंपे जाएंगे, और उन्हें रणनीतिक स्तर पर रखा जा रहा है, जो कि सबसे उच्चतम स्तर है। कमान और नियंत्रण जनरल मुख्यालय के पास है। और तीसरा कारण यह है कि जून 2025 में भारत से सूचना प्राप्त हुई थी कि डीआरडीओ अग्नि 5 के एक संशोधन पर कार्य कर रहा था, जो कि 5000 किलोमीटर की सीमा के साथ भारतीय परमाणु हथियारों के लिए एक वाहक प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। और संशोधन यह था कि अग्नि 5 परमाणु बस को भी ले जाने में सक्षम था। क्षमा कीजिए, बंकर बस्टिंग पारंपरिक वॉरहेड्स, पारंपरिक फोरहेड्स, ताकि वे बंकर को तोड़ सकें, जो कि ज़मीन के नीचे 80 से 100 मीटर की गहराई तक जाकर विस्फोट कर सकते हैं। और पूरी योजना यह थी कि इसका उपयोग पाकिस्तान की भूमिगत परमाणु सुविधाओं के खिलाफ किया जा सकता है। और भारतीय विश्लेषकों का यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि भारत इसे अपनी पहले प्रयोग न करने की परमाणु नीति का उल्लंघन किए बिना कर सकता है, जो कि भारत की घोषित नीति के रूप में स्थापित है। क्योंकि भारत ने परमाणु हथियार नहीं बल्कि पारंपरिक वॉरहेड का उपयोग किया होता। अब यह कमांड जो इन सभी चीज़ों के साथ आता है, जैसा कि मैंने कहा, इसके तहत यह भारत को किसी भी ऐसी चीज़ को करने से रोकने के लिए प्रतिरोध प्रदान करेगा। और चौथा कारण यह है कि कई लोग यह विचार कर रहे होंगे कि क्या यह समझदारी पूर्ण है कि पाकिस्तान के पास एक ही संगठन के अंतर्गत होना चाहिए। इसमें पारंपरिक मिसाइलें भी सम्मिलित हैं और परमाणु मिसाइलें भी। खैर, आपको जो याद रखना चाहिए वह यह है कि हम जानते हैं कि 2022 में रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी पीएलए के संयुक्त स्टाफ विभाग में शामिल थे, जो उनका सर्वोच्च परिचालन कमांड है, और वे सीधे सर्वोच्च स्तर जो केंद्रीय सैन्य आयोग है और संयुक्त स्टाफ विभाग को रिपोर्ट कर रहे थे। यहीं पर पीएलए अपनी परमाणु युद्ध की रणनीति तैयार करता है और पारंपरिक युद्ध से परमाणु युद्ध में परिवर्तन के लिए सुचारू और संगठित योजना भी बनाता है। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। पाकिस्तान का नई आर्मी रॉकेट 4 का ऐलान सुनते ही भारतीय मीडिया में क्रैम मच गया। ये मजीद आपको दिखाते हैं कि भारतीय मीडिया इसके बारे में क्या कहता है। ये कहा गया है कि जैसे ही इस आर्मी को हम तैयार करेंगे, उसके बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, तो हम भारत को एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि भारत की आने वाली पीढ़ियां भी इस बात को याद रखने वाली। चाइना की मदद से पाकिस्तान बना रहा है एक नए प्रकार की आर्मी, एक ऐसी आर्मी जिसे केवल युद्ध के लिए तैयार किया जाता है, और ये आर्मी अभी तक केवल वर्ल्ड के 8 देशों के पास में मौजूद है।
अगर ये आर्मी को बनाने में पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो वर्ल्ड का 9वां देश बन जाएगा। और ये आर्मी बनने के बाद में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो युद्ध की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। और ये बात कही गई है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के द्वारा 14 अगस्त को अपने भाषण के दौरान। ये कहा गया है कि जैसे ही इस आर्मी को हम तैयार करेंगे उसके बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो हम भारत को एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि भारत की आने वाली पीढ़ियां भी इस बात को याद रखने वाली है। पहले हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं ये रॉकेट फोर्स जो बनाने की बात कर रहा है पाकिस्तान, उसके बारे में कि आखिरकार ये क्या है। चाइना ने इसको मुख्य तौर पर बनाया था अपने पड़ोसी देशों को यानी कि दुश्मन देशों को डराने के लिए। 2016 के अंदर जब इसे बनाया गया था तो इसका नाम था रॉकेट फोर्स और बाद में इसका नाम चेंज करके PLARF कर दिया, यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स इसका नाम कर दिया गया। अब आप जरा ध्यान से सुनिए, एक ऐसे प्रकार की फोर्स जिसमें केवल 1,20,000 सैनिक है, इनका कोई लीडर नहीं होता है, इनकी रिपोर्टिंग अगर किसी के साथ होती है तो वो सीधा शी जिनपिंग के साथ होती है। यानी कि जिन जिन देशों ने स्पेशल आर्मी को बनाया है उनकी रिपोर्टिंग सीधा देश के प्रधान के साथ में होगी। ये जो नए प्रकार की सेना बनाई गई है, इन सेना को हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें मुख्यतः 2 ट्रेनिंग शामिल होती है। एक ट्रेनिंग जिसमें परमाणु हथियारों को चलाना सिखाया जाता है कि अगर युद्ध की स्थिति बनी, परमाणु हथियार चलाने की बारी आई तो ये परमाणु चला सके। दूसरा, जो सामान्य मिसाइलें होती हैं उन्हें चलाना भी इसको सिखाया जाता है। इस प्रकार की ये ट्रेनिंग इनको दी जाती है। अब सबसे मेन सवाल यहां पर ये आता है कि ऐसी आर्मी बनाने के पीछे का रीजन क्या था चाइना का। तो चाइना ने अपना रीजन साफ सुथरा कह दिया कि पहली बात कि दुश्मन देशों के मन में डर बैठेगा। आप जरा सोचिए, अगर किसी देश के लिए यह कह दिया जाए कि उसके पास में एक ऐसी आर्मी है जो हर टाइम जो है रेडी बैठी हुई है अटैक करने के लिए, तो सामने वाला दुश्मन वैसे ही डर के मारे अटैक नहीं करेगा। तो दुश्मन देश के मन में डर बिठाने के लिए बनाया गया है ताकि वो हमला ना कर सके। दूसरा, अगर वो हमला कर भी दे तो एक ऐसी आर्मी जो कि किसी से परमिशन लेने के लिए नहीं बैठेगी। जैसे किसी देश ने चाइना के ऊपर जो है परमाणु गिरा दिया या किसी प्रकार की और अन्य मिसाइल गिरा दी तो वो किसी से भी परमिशन लेने के लिए नहीं बैठेंगे, यहां तक कि शी जिनपिंग से भी पूछने के लिए नहीं जाएंगे और तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे। एक मिसाइल जैसे ही आकर गिरी 2 सेकंड के अंदर ये मिसाइल को लॉन्च करेंगे और दूसरे उसी देश के अंदर जाके गिरने वाली है। तीसरा, अगर युद्ध की स्थिति पैदा हो चुकी है, तनाव चल रहा है या फिर युद्ध शुरू होने वाला है और यह हो चुका है, तो उस स्थिति में सबसे पहले क्या करेंगे, दुश्मन देश के जितने भी सैन्य अड्डे होंगे, एयरबेस होंगे, रडार सिस्टम होंगे, क्रूज मिसाइलें, जो भी सारी चीजें होगी उन सबको बुरी तरीके से तहस नहस करने का काम ये शुरू कर देंगे। यानी कि युद्ध शुरू होने से पहले ही युद्ध को खत्म करने की स्थिति तक ये लेके जा सकते हैं। इस प्रकार की फोर्स चाइना ने बना रखी है और अब चाइना की मदद से पाकिस्तान इसी प्रकार की फोर्स बनाने में निकल चुका है। अब ये पाकिस्तान नई फोर्स बनाएगा या फिर यहाँ पर आतंकवादी ही भर्ती करेगा, ये तो पाकिस्तान ही जाने, है ना। तो ये इस प्रकार की क्या की जाएगी, फोर्स बनाई जाएगी जो कि खास ऑपरेशन के लिए बनाई जाती है और युद्ध के लिए ही खासकर इन्हें अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे चाइना के पास में कई प्रकार की मिसाइल है, ऐसी मिसाइल भी है जो पूरी पृथ्वी को कवर कर सकती है, ऐसी मिसाइल भी है जो यहाँ तक कि अमेरिका तक को टारगेट कर सकती है। जैसे DF-26 की हम बात करें तो 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज इसकी है। अमेरिका के बेस को उड़ाने के लिए खासकर चाइना ने रेडी किया था। इसके साथ ही पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो उनके लिए DF-17 हो गई है, CJ-17 हो गई है। तो इस प्रकार की मिसाइलें इसके द्वारा तैयार की गई है। और ICBM की अगर हम बात करें तो DF-41 बनाई गई है। तो इन सभी प्रकार की मिसाइलों को इनको चलाते आता है और इन्हें सिखाया गया था। अब चाइना की जो फोर्स है ये स्पेशल तरीके से जब बनाई गई थी तो ये खासकर कुछ देशों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जैसे कि ताइवान। आप सभी जानते हैं जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, 2 देश अलग बने हैं, उसी प्रकार से चाइना और ताइवान अलग हुए हैं। तो ताइवान क्या है, चाइना के लिए एक प्रकार का पाकिस्तानी है। तो ताइवान में कभी भी कब्जा करने के लिए तैयार हो सकता है, इसके लिए इसने क्या किया है, इस नए प्रकार की फोर्स को रेडी किया गया है। इसके साथ ही जापान के साथ में भी इसका तनाव चलता है, उसके लिए भी बनाया है। अमेरिका के साथ में भी ज्यादा कुछ अच्छी बनती नहीं है चाइना की, इसके लिए बनाया है। गुआम के साथ, साउथ चाइना सी के अंदर जितने भी देश आते हैं, जैसे कि
ये हो गया, फिलीपींस हो गया, अभी इसके साथ में ज्यादा तनाव चल रहा है ना। तो इन देशों के लिए और खासकर भारत के लिए इसने ऐसी फोर्स को तैयार किया था। अब ये जो है इनको 3 प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ पर मिलती है। 6 ऑपरेशन के लिए इनको बनाया गया है, 9 बेस इनके पास बनाए गए हैं, परमाणु बम ये चलाते हैं जो कि अभी तक इनके पास में 600 से भी ज्यादा हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में यानी कि 2030 तक इनके पास में 1000 से ज्यादा परमाणु होंगे। इसका लक्ष्य जो है चाइना के द्वारा रखा गया है। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड के 8 देशों के पास में ये ऐसी आर्मी मौजूद है, तो कौन कौन से देश के पास में मौजूद है, यहां थोड़ा सा आपको प्राउड फील होगा। कैसे? चाइना के पास में है, अमेरिका के पास में है, रशिया के पास, देन हमारे देश भारत के पास में भी ऐसी आर्मी है। ऐसे में समझना कि भाई चाइना ने ऐसी आर्मी तैयार कर ली है, भारत क्या कर रहा है? भारत के पास में भी ऐसी आर्मी है। नॉर्थ कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल के पास में भी ऐसी आर्मी बिल्कुल रेडी की गई है। ठीक है, आप इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं। और ऐसी आर्मी जो है ये हर प्रकार से एक्टिव रहती है, यहां तक कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच वाला जो क्षेत्र है ना, यहां पर बेस बनाने की तैयारी कर रहा है चाइना। और यह भी माना जा रहा है कि यहां पे भी स्पेशल ट्रेनिंग का एक ऐसा कैंप बनाने वाला है। कौन? चाइना। अब आप जरा देखिए कि बांग्लादेश के करीब जब बन जाएगा तो इससे खतरा किसको ज्यादा बढ़ने वाला है? भारत को ही खतरा ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान अभी 8 दिन पहले एक नए प्रकार की चेतावनी भारत को दी थी कि इस बार का अगर हम हमला करेंगे ना, तो हम पश्चिमी साइड से नहीं करेंगे, जिस साइड से हमारी बॉर्डर लगती है, यानी कि पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर के इलाके से वो अटैक नहीं करेगा। पाकिस्तान ने इस बात को क्लियर कह दिया था कि अगर मैं अटैक करूंगा तो मैं अटैक करूंगा इस बार पूर्वी इलाके से, यानी कि बांग्लादेश की बॉर्डर से। आप जरा सोचिए कि 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई। जरा इस बात को सोच के आप जवाब दीजिएगा कि पाकिस्तान का हिस्सा होकर बांग्लादेश मिल गया, बांग्लादेश को बांग्लादेश मिल गया, भारत को वहां पर क्या मिला? जबकि इसने लड़ाई करी, पूरी सारी चीजें हुई, हमारे सैनिक वहां पर शहीद हुए, और आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के इस बयान पर चुप्पी साधे बैठा है, कुछ जवाब नहीं देता है, ये नहीं बोलता है कि भाई आप ऐसे कैसे हम जो बांग्लादेश की। और चूंकि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी वहां शामिल हो गए हैं, जाहिर है कि उन्होंने वहां बहुत कुछ सीखा है, इसलिए वे इस नए कमांड में यह सब करने में सक्षम होंगे जो बनाया गया है। अब मैंने यह भी उल्लेख किया है कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण मुख्यतः काल्पनिक ही प्रतीत होती है। मैंने यह इसलिए कहा क्योंकि हम जानते हैं कि दिसंबर 1988 में पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न का गठन किया, और फरवरी 1999 में सेना प्रमुख जनरल मुशर्रफ ने राष्ट्रीय कमांड प्राधिकरण की योजना राजनीतिक नेतृत्व को प्रस्तुत की, और उन्होंने एसपीडी से प्रस्तुति देने के लिए कहा। और हमें यह जानकारी है कि फरवरी 2000 में जनरल मुशर्रफ ने यह घोषणा की थी कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण को एसपीडी के निर्देशन में स्थापित किया गया है, और यह 2 स्तरों में कार्य करेगी। इस राष्ट्रीय कमांड प्राधिकरण के अंतर्गत पहले वर्ष की अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति भी वहां उपस्थित रहेंगे। पहला वर्ष रोजगार नियंत्रण समिति होगा और दूसरा विकास नियंत्रण समिति होगा। यह पहला वर्ष है। दूसरा स्तर रणनीतिक योजनाएं प्रभाग होगा। दूसरे शब्दों में रणनीतिक योजनाएं प्रभाग सबसे अहम होगा, क्योंकि वही पूरे मामले का निर्देशन कर रहा है। तो मेरा जो कहना है वह यह है कि मेरे मूल्यांकन के अनुसार सभी चीज़ें जनरल हेडक्वार्टर के अधीनस्थ होंगी, और संभवतः पाकिस्तान के दृष्टिकोण से भी यह सही कदम होगा। भारतीय सेना के संदर्भ में किल चेन से आगे रहने का दृष्टिकोण, तो इसका भारत के लिए क्या मतलब होगा? इसका भारत के लिए यह तात्पर्य है कि भारत को अब उस समझौता ज्ञापन पर पुनर्विचार करना होगा जो फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा के हिस्से के रूप में भारत और पाकिस्तान के मध्य हस्ताक्षरित किया गया था। अब यदि आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि दोनों पक्षों ने सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की थी, लेकिन परमाणु जोखिम न्यूनीकरण केंद्र की स्थापना कभी भी नहीं हो पाई। अब यह समय आ गया है कि दोनों पक्ष मिलकर बैठें और परमाणु मिसाइल संयम व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा करें, और संभवतः एक संयुक्त सत्यापन समिति या आयोग का गठन भी किया जाए। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर ट्रंप प्रशासन भारत पर ऐसा करने का दबाव डाले।
यह परमाणु युद्ध को रोकने का एक तरीका है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो नया सामान्य बना है उसने युद्ध की सीमा को खतरनाक रूप से कम स्तर पर ला दिया है। जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया, परवीन स्वानी ने किस तरह रद्द-ए-अमल दिया है और पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है, भारत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। चीन पाकिस्तान को मजबूत तर बनाने जा रहा है। पाकिस्तान की नई रॉकेट फोर्स का ऐलान, भारत में तहलका मच गया ये सुनते ही। आज के लिए इतना ही। मज़ीद अगर रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।